दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की कृषि और औद्योगिक नीति का विकास स्पष्ट कीजिए। भारत की जो कृषि और जो औद्योगिक नीति उसके विकास का किस तरह से इसका विकास हुआ उसके बारे में आपको बताना, ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस का माइनर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को बिना देर किए। कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो यहाँ पर सब कुछ लूट करके ले गए थे और यहाँ पर जो शासन व्यवस्था था बिल्कुल चरमर हो गया था, ठीक है, चरमरा गया था। इसलिए कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अत्यंत कमजोर थी, कृषि क्षेत्र पिछड़ा हुआ था और उद्योग सीमित थे। कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ा हुआ था? क्योंकि यहाँ पर जो अस्थायी बंदोबस्त वो लगा दिया गया था, जिसके कारण किसानों के पास भूमि अपना था ही नहीं और जो जमींदार थे वो सिर्फ मोटा गए थे, खा गए। ठीक, आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसलिए भारत सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से कृषि और औद्योगिक नीतियों का निर्माण किया ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आत्मनिर्भर बनाया जा सके। समय के साथ इन नीतियों में परिवर्तन होते गए और आज भारत एक कृषि एवं औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। और आज के समय में क्या तो कृषि, क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो देश का जनसंख्या वो 60% कहा जाता है कि सिर्फ कृषि पर निर्भर है। तो यहाँ पर आज देखा जा सकता है कि कृषि एवं जो औद्योगिक है दोनों ही क्षेत्रों में विकसित होता जा रहा है हमारा देश भारत। आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत की कृषि नीति का विकास किस तरह से किया गया है, इसका विकास किस तरह से हुआ है, जो भारत का कृषि नीति है। चरण बर चरण इनको हमको समझेंगे, ठीक है। तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन, पहले भूमि सुधार किया गया और जमींदारी उन्मूलन उसको किया गया। ये चरण आपका 1947 से 1960 के दशक तक का। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने सबसे पहले 1950 के दशक में जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाए, क्योंकि जमींदारी प्रथा के कारण जो कृषि था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था और जो किसान थे वो बहुत ही गरीबी में जा चुके थे। क्योंकि अंग्रेजों के समय जो जमींदार वो किसानों का शोषण करते थे और किसान अपना ही जमीन पर अधिकार नहीं रखते थे, क्योंकि सारा जो जमीन वो जमींदारों के पास होता था और किसान सिर्फ उससे जमीन लेकर के खेती करता था, मतलब सिर्फ अन्न उगाता था और उसमें से बहुत बड़ा भाग जो जमींदार को देना ही पड़ता था, ठीक है। इस सुधार का उद्देश्य था कि किसानों को जमीन का मालिक बनाया जाए और उन्हें उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले। ये जो भूमि सुधार लाया गया या फिर जो जमींदारी उन्मूलन लाया गया, ये किस लिए लाया गया? ताकि जो किसान थे उनको अपना जमीन दे दिया जाए, जो भी उनका जमीन उसको जमीन का मालिक बना दिया जाए और उनको उत्पादन के लिए क्या है तो प्रोत्साहन किया जा सके। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों की स्थिति में कुछ सुधार आया और कृषि व्यवस्था में समानता लाने की कोशिश हुई। तो भूमि सुधार किया गया, जमींदारी उन्मूलन किया गया, ये एक पहला चरण था 1947 से 1960 के दशक के बीच में। अगला जो चरण है वो सिंचाई और आधारभूत ढांचा का विकास। अब अगर आप किसानों को जमीन दे दी तो वो किसान कैसे करेंगे, उसके लिए सिंचाई का जरूरत है, तो सिंचाई व्यवस्था का शुरुआत किया गया। ये काम 1950 से 70 के दशक के बीच में हम लोग समझेंगे। सरकार ने भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी परियोजना जैसी बड़ी सिंचाई योजनाएं शुरू की, क्योंकि भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर थी और सूखा पड़ने पर उत्पादन घट जाता था। इन परियोजनाओं का उद्देश्य था खेतों तक पानी पहुंचाना और उत्पादन को स्थिर बनाना, जो उत्पादन उसको स्थिर बनाना, ठीक है। इससे कृषि उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हुई और किसानों को प्राकृतिक जोखिम से कुछ राहत मिली। जो प्राकृतिक जोखिम जैसे कि आपदा आ जाता था, सूखा पड़ जाता था, इन सब चीजों से क्या है तो उनको राहत मिल सका। अगला जो कृषि क्षेत्र में विकास किया गया वो था हरित क्रांति। हरित क्रांति का अलग से क्वेश्चन आपको पढ़ना है, तो हरित क्रांति के क्वेश्चन भी हम वीडियो में जोड़ देंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे। 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। ये क्वेश्चन में हम बहुत डिटेल में बता रखे हैं कि हरित क्रांति क्या था, इसका शुरुआत कैसे हुआ और इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है, सब कुछ हम बता रखे हैं। क्या कहा जा रहा है कि 1960 के दशक में भारत को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ा, इसलिए सरकार ने उन्नत बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और सिंचाई तकनीक को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य था उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना। ये जो हरित क्रांति था इसका उद्देश्य क्या था? यहाँ पर उत्पादन को तेजी से बढ़ाना, जो भारत है हमारा देश है वहां पर उत्पादन को तेजी से बढ़ाना और जो खाद्यान्न का संकट है या फिर जो खाद्यान्न उसमें आत्मनिर्भर बनना। परिणाम स्वरूप गेहूं और चावल के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई और भारत आयात पर निर्भरता से बाहर निकल सका, क्योंकि पहले खाने के लिए जो चावल है, धान कह सकते हैं, जो गेहूं, उसको आयात करना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के आने के बाद अब सिर्फ आयात से नहीं बचे बल्कि इसको निर्यात भी किया जाता है, चावल का निर्यात भी किया जाता है। चौथा जो कृषि के क्षेत्र में विकास किया गया वो कृषि का विविधीकरण 1980 से 91, ठीक है। अब जो 1991 का हम आपको पहले बता चुके हैं, जो हमारे देश में नई आर्थिक नीति लाई गई थी, तो उसका भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। सरकार ने इस समय केवल अनाज पर निर्भर रहने से बजाय दूध उत्पादन,
बागवानी, मत्स्य पालन आदि को बढ़ावा दिया है, जो श्वेत क्रांति इसको कहा जाता है। क्योंकि केवल एक ही प्रकार की खेती से किसानों की आय सीमित रहती थी। अगर सिर्फ धान उगाया जाए, चावल उगाया जाए, सिर्फ अनाज उगाया जाए, तो ये क्या है, तो एक ही प्रकार की खेती है। लेकिन अगर वहां पर दूध की खेती किया जाए, मतलब दूध की उत्पादन किया जा सके, बागवानी किया जाए, फूल हो, चाय पत्ती हो, ये सारे काम अगर किए जाए, मत्स्य पालन किया जाए, तो ये सब क्या है, तो सब कृषि ही कहलाता है। अगर इन सब चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा तो क्या होगा, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इसका उद्देश्य था आय के नए स्रोत बनाना और कृषि को बहुआयामी बनाना। अब जो कृषि वो सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहा, बल्कि अलग अलग काम में भी उनको लगाया गया। इससे किसानों की आय में कुछ वृद्धि हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सका। और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था वो मजबूत हुआ, इस तरह से जो कृषि व्यवस्था उसको विकास किया गया। पांचवा जो पॉइंट है वो उदारीकरण के बाद कृषि नीति। उदारीकरण के बाद जो कृषि नीति आई, उदारीकरण कब हुआ था, 1991, जब भारत का नया आर्थिक नीति लाया गया था। तो 1991 से लेकर के आज तक का जो दशक चल रहा है, उस समय का हम लोग बात करेंगे। 1991 के बाद सरकार ने कृषि में निजी निवेश, बाजार सुधार और निर्यात को बढ़ावा दिया, क्योंकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा के दौरान कृषि को भी आधुनिक बनाना आवश्यक है। जब विश्व में आपका प्रतिस्पर्धा चल रहा हो, कंपटीशन चल रहा हो, तो उस टाइम आपको क्या करना, तो कृषि के क्षेत्र में भी क्या है, तो आपको आधुनिक बनना पड़ेगा। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार और कीमत दिलाना था। आज एमएसपी, जो मिनिमम सेल्स प्राइस है, किसान योजनाएं और तकनीकी खेती, जो जिसको बोलते हैं डिजिटल एग्रीकल्चर, के माध्यम से कृषि को और भी मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये सब कुछ काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो कृषि को बढ़ाने का काम है, विस्तार का काम है। आगे हम देखेंगे भारत में औद्योगिक नीति का विकास किस तरह से किया गया। हमने कृषि नीति का विकास को समझ लिया, कृषि का जो विकास वो किस तरह से किया गया। यहाँ पर हम देखें कि औद्योगिक क्षेत्र में इसका विकास किस तरह से किया गया। जो पहला दशक है वो है प्रारंभिक औद्योगिक नीति, 1948 से 1956 के बीच का समय हम लोग समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1948 और विशेष रूप से 1956 की औद्योगिक नीति ने सरकार ने बड़े उद्योगों को अपने नियंत्रण में रखा। पहले क्या होता था, जितना भी उद्योग था उसको सब सरकार अपने नियंत्रण में रखता था, ठीक है, क्योंकि देश में पूंजी और संसाधनों की कमी थी। देश में पूंजी नहीं था, लोगों के पास खुद पैसा नहीं था, तो वो कहाँ से फैक्ट्री खोलते या फिर कहाँ से कुछ करते। तो इसके लिए क्या है, तो जो सरकार है वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता था। और निजी क्षेत्र इतना मजबूत नहीं था। इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास करना और आर्थिक समानता लाना। इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की मजबूत नींव पड़ी। इससे क्या, जो सार्वजनिक क्षेत्र, जो सरकारी क्षेत्र, उसमें उद्योगों की मजबूत नींव पड़ी। मतलब कहने का मतलब कि जो आप दशक देख रहे हैं 1948 से लेकर 1956 के बीच में, ये सब क्या है, तो यहाँ पर जितने भी उद्योग थे, मतलब लगभग हर चीज 90% जो चीज है वो सब सरकार के कंट्रोल में रहता था। आगे देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र और भारी उद्योगों का विकास। सब सरकारी था और भारी उद्योगों का विकास किया गया। ये कब हुआ, तो 1950 से 80 के दशक में ये सब हुआ। इस अवधि में सरकार ने इस्पात, ऊर्जा, मशीन निर्माण जैसी भारी उद्योगों की स्थापना की, क्योंकि औद्योगिक विकास के लिए मजबूत आधारभूत ढांचा आवश्यक था। तो सरकार के द्वारा सारे काम किए गए। इसका उद्देश्य था आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और विदेशी निर्भरता कम करना। आत्मनिर्भरता मतलब हमारे देश में सब कुछ उगाया जा सके, सब कुछ क्या, तो उत्पादन किया जा सके, और जो बाहर से हम लोग कुछ मंगाते हैं उसको कम किया जा सके, उसकी निर्भरता को कम किया जा सके। इससे भारत में औद्योगिक आधार मजबूत हुआ, लेकिन अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण विकास की गति सीमित रही। लेकिन क्योंकि सारी चीजों पर सरकार का नियंत्रण था, जिसके कारण विकास का जो गति बहुत ही धीमा रहा, ठीक है। और इसी के बाद लाया गया नया आर्थिक नीति 1991, जो हम आपको इतिहास में बता चुके हैं। यहाँ पर हम लोग समझेंगे लाइसेंस राज और नियंत्रण नीति। लाइसेंस राज जो था, मतलब पहले क्या, तो लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था और सारा जो नियंत्रण था वो सरकार के पास रहता था। इस चीज को हम लोग समझते हैं किससे इस तरह को कैसे नियंत्रण था और किस तरह से इसको खत्म किया गया। इस समय उद्योग खोलने के लिए सरकार से अनुमति, मतलब लाइसेंस लेना जरूरी था, क्योंकि सरकार उद्योगों को नियंत्रित रखना चाहती थी ताकि संसाधनों का सही उपयोग हो सके। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में प्रतिस्पर्धा कम हो गई और विकास धीमा पड़ गया। मतलब पहले उद्योग खोलने के लिए सरकार के पास से लाइसेंस लेना पड़ता था कि आप मेरे अंडर में चलाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो काम होता था, लाइसेंस जो प्रक्रिया था, फिर जो नियंत्रण नीति था, वो बिल्कुल कामगार नहीं था, बिल्कुल खराब था। इस चीज को बहुत ही जल्द हटाया गया। 1991 में जब नई आर्थिक नीति लाया गया भारत में, तो उस समय इस चीज को हटाया गया, लाइसेंस राज को बिल्कुल खत्म कर दिया गया और नियंत्रण नीति को भी हटा दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया। और इसी के बाद आया नई औद्योगिक नीति या फिर उदारीकरण 1991। उदारीकरण का मतलब होता है जहां पर जो सरकार का नियंत्रण है लोगों में या फिर जनता में, या फिर जो उद्योग है या फिर जितनी भी चीजें हैं उस पर जहां पर सरकार का नियंत्रण होता है, उस चीज को कम करना ही उदारीकरण कहलाता है। 1991 में सरकार ने लाइसेंस राज समाप्त किया, निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और विदेशी निवेश को अनुमति दी। जो विदेशी निवेश है, मतलब विदेशों से अब क्या है, तो भारत में लोग
निवेश कर सकते हैं, यहाँ पर उद्योग लगा सकते हैं, और जो चीजें हैं उसको प्राइवेट करने के लिए ध्यान दिया गया, क्योंकि अर्थव्यवस्था संकट में थी और तेज विकास की जरूरत थी। इसका उद्देश्य उद्योगों को प्रतिस्पर्धी बनाना और आर्थिक विकास को बढ़ाना था। इसलिए क्या है, तो सरकार ने इन सब चीजों से रोक को हटा लिया, लाइसेंस राज को खत्म कर दिया और नई आर्थिक नीति लाई और अधिकतर चीजों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे उद्योगों में तेजी आई और भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ पाया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर काम हुआ, इस तरह से इसकी नीति का विकास किया गया है। पांचवा जो इसके विकास है वो आधुनिक औद्योगिक विकास, जो 1991 से लेकर के आज तक चल रहा है। आज सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं चला रही है, क्योंकि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत औद्योगिक देश बनाना है। इसका उद्देश्य रोजगार बढ़ाना, उत्पादन बढ़ाना और निर्यात को प्रोत्साहित करना है। निर्यात को प्रोत्साहित करने का मतलब है कि सामान जो आप उत्पादन करते हो उसको विदेशों में बेचना। इससे भारत में उद्योगों को तेजी से विस्तार हो रहा है। इससे क्या है, तो भारत में उद्योगों का तेजी से विस्तार भी हो रहा है, क्योंकि अब सब कुछ निजीकरण कर दिया गया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया गया, तो अब उद्योग जो अच्छे से चल पाते हैं और सरकार का नियंत्रण से बहुत ही कम है। एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे कि भारत की कृषि और औद्योगिक नीति का विकास समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुसार हुआ है। जिस तरह से यहाँ पर कृषि का विकास हुआ, औद्योगिक नीति का विकास हुआ, वो समय के साथ साथ हुआ। जिस तरह से जरूरत पड़ा उस तरह से इसका विकास होता गया। कृषि में जहां आत्मनिर्भरता और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया, वहीं उद्योगों में आत्मनिर्भरता से लेकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा तक का सफर तय किया गया। दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी है। तो इस तरह से हम लोग एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका माइनर का क्वेश्चन था, ठीक है, माइनर 1D का क्वेश्चन था हिस्ट्री का। अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा। एक लॉन्ग वीडियो बहुत ही ज्यादा लाने वाले, तो उसको आप लोग जरूर जरूर देख के जाइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।